नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो पासबुक द सेविंग शो, जिसमें हम लोग सेविंग से जुड़ी तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स के जरिए कि आप अपनी सेविंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आज का टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट और खास है, म्यूल अकाउंट। कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। देखिए, आज साइबर क्राइम में सबसे बड़ा हथियार कोई वायरस या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि आपका बैंक अकाउंट ही है। आप सोचते हैं मैंने तो बस मदद की थी, लेकिन कानून कहता है आप म्यूल बन चुके हैं। आज पासबुक द सेविंग शो में समझेंगे म्यूल अकाउंट का पूरा खेल। तो आज के शो में जानेंगे, ऑन द शो में सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम लोग इसमें आज कवर करेंगे। तो क्या होता है म्यूल अकाउंट और क्यों बनाया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे कि इसकी खासियत क्या है, क्यों इसको बनाया जाता है और लोग कैसे इससे ठगे जाते हैं। इसके बाद समझेंगे भारत में म्यूल अकाउंट कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या साइबर अपराध में ये सबसे बड़ा एक तरह से हैंडल बनाया जा रहा है जिसकी वजह से लोग को ठगा जाता है। इसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे बैंक खाता कब और कैसे दुरुपयोग का शिकार बनता है। इसके बारे में भी हम लोग एक तरह से यहाँ पर सलाह मशवरा करेंगे और जानेंगे अगर आपका अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है तो क्या करें। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं अजय की कहानी। थोड़ा सा लालच कैसे बन गया जी का जंजाल उनका। चलिए ये स्टोरी आप पहले देखिए। गुरुग्राम के अजय को एक जानकार ने कहा कि उसका बैंक अकाउंट कुछ समय के लिए इस्तेमाल करना है, बदले में हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। अजय ने सोचा इसमें नुकसान ही क्या है। कुछ हफ्तों तक खाते में लगातार पैसे आते जाते रहे। अचानक बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। जांच में सामने आया कि खाते का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी से आए पैसों को इधर उधर करने के लिए हो रहा था। अजय खुद किसी को ठग नहीं रहा था, लेकिन उसका अकाउंट म्यूल बन चुका था। अब वो पुलिस जांच, बैंक सवाल और कानूनी डर से जूझ रहा है। तो अजय की कहानी कईयों की कहानी है और इसी को आज हम लोग यहाँ पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे अजय जैसे लोग इससे बच सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर अंकुश पहुजा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। धन्यवाद अभिषेक जी इनवाइट करने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस के लिए सर बिल्कुल आसान भाषा में समझा दीजिए कि ये म्यूल अकाउंट जो है वो होता क्या है, कानूनी परिभाषा क्या है इसकी, और अकाउंट होल्डर की जिम्मेदारी कहां तक यहां पर तय होती है। देखिए अभिषेक जी, म्यूल अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट है जिसमें अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट किसी फ्रॉडस्टर को यूज करने के लिए दे देता है। जैसा कि अभी आपके ग्राफिक में भी दिखाया गया कि जो यूजर है उन्होंने अपना अकाउंट फॉर सम कमीशन अपना अकाउंट यूज करने के लिए दे दिया। चाहे ये अकाउंट होल्डर को इसके बारे में पता है या नहीं है, स्टिल ये एक म्यूल अकाउंट के लिए क्वालिफाई करता है। सो अगर आप थोड़े से कमीशन के लिए अपने अकाउंट को किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो वो म्यूल अकाउंट की कैटेगरी में क्वालिफाई करता है। तो ये अकाउंट जो है, चाहे वो साइबर फ्रॉड के लिए या यूपीआई फ्रॉड के लिए या फिशिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो ब्रॉड एग्जांपल इसकी यही है कि म्यूल अकाउंट वो अकाउंट है जो अकाउंट आपके चाहे पता होते हुए या ना मालूम होते हुए वो यूज हो रहा है फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जिसमें पैसा घुमाया जा रहा है, ट्रांजैक्शंस एंट्रीज करी जा रही हैं और उसके एवज में आपको एक कमीशन दिया जा रहा है। सो ये ब्रॉडली एक म्यूल अकाउंट की परिभाषा है। सर, मेरे सवाल का जो दूसरा भाग था, अकाउंट होल्डर की जिम्मेदारी सर कहाँ पर तय होती है, यहाँ पर कहाँ तक तय होती है सर, उसके बारे में क्या कहना है आपका। अभिषेक जी, अकाउंट होल्डर की एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी अकाउंट को ओपनिंग को लेके और उसको मेंटेन करने तक लेके। ये अकाउंट होल्डर इस चीज को कह के झुटला नहीं सकता कि उसके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किसी और ने करी है और वो उस अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में जिम्मेवार नहीं है। सो अकाउंट होल्डर की हमेशा एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपने खाता खुलवाया है, आपको उस अकाउंट को प्रॉपरली सेफ रखने की आपकी जिम्मेवारी है। अदरवाइज अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस पाई जाती है, उसमें कोई भी एक्टिविटी सस्पिशियस पाई जाती है, अंडर द पीएमएलए एक्ट आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी सजा भी हो सकती है और उसको आपको पेनल्टीज भी अप्लाई की जा सकती है।
सब मुझे याद आ रहा है कि सरकार की ओर से और आरबीआई की ओर से लगातार कैंपेन भी चलाए गए हैं। कई बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि म्यूल अकाउंट्स को लेकर लोगों को अवेयर किया जाए, लेकिन बावजूद उसके ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। हम लोग अभी आंकड़े भी यहाँ पर लेकर आएंगे और मतलब करीब 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसमें लगातार जो आंकड़े हैं, नंबर ऑफ म्यूल अकाउंट्स के जो फ्रॉड मामले हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सर, इस पर क्या कहना है आपका, और कैंपेन में क्या कहीं कमी रह गई है यहाँ पर सरकार की ओर से या बैंकों की ओर से? देखिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो डेटा मैंने अभी तक पढ़ा है, तो उसमें मेरे को ये लगता है कि आरबीआई ने एक एआई बेस्ड ऐप लॉन्च किया था जिसको म्यूल हंटर के नाम से जाना जाता था। उसने कुछ हद तक अराउंड 20,000 अकाउंट के करीब डिटेक्ट भी करे जो म्यूल की कैटेगरी में क्वालिफाई करते थे। आरबीआई वैसे रेगुलरली अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाता है, लेकिन ये अकाउंट्स की जो क्वांटिटी है ये इस तरीके से बढ़ रही है कि किसी टाइम पे 2024 में करीबन ये 80-90 हजार अकाउंट्स के करीबन थे, बल्कि अब 1.5-2 लाख, अगर इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट एंड आई हैव रेड द राइट डेटा। सो सारे कैंपेन्स करने के बावजूद ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर किसी भी अकाउंट होल्डर को अकाउंट में ऐप डाउनलोड करके यूज करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो डेफिनेटली वो इस फ्रॉड का शिकार हो सकता है। पहले देखा गया था कि ये टियर 1 सिटीज में ज्यादातर प्रेवलेंट था, बिकॉज वहां पे जो फ्रॉडस्टर्स थे वो लार्जली इनएक्टिव अकाउंट्स को या फिर इलिटरेट लोगों को टारगेट करते थे। वेयरएज अब ये देखा गया है कि इवन आरबीआई के कैंपेन्स करने के बावजूद ये जो इलिटरेसी लेवल है, डिजिटल लिटरेसी लेवल है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, वो टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और दूसरी बात, एक बहुत अहम पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, बैंकिंग स्टाफ जो ट्रेन किया जाता है, हो सकता है कि वहां पे भी कुछ लीकेज हो सकती है कि बैंकिंग स्टाफ प्रॉपरली अकाउंट होल्डर को गाइड नहीं कर पा रहा है ताकि वो इन चीजों से बच पाए। सो बैंकिंग स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं मिलती है और इस वजह से भी शायद पॉसिबल है कि वो जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ट्रेन नहीं कर पा रहा है। सर, लेकिन क्या लगता है कि बैंकिंग स्टाफ की यहाँ पर हल्की भागीदारी भी रहती है म्यूल अकाउंट्स में यहाँ पर फ्रॉड करने के मामले में, अगर थोड़ा सा डेफिनेटली ये चीज तो काफी जगहों पर देखी गई है, और मेरा एक्सपीरियंस से मैंने इसके बारे में काफी सुना भी है कि बैंकिंग स्टाफ की भागीदारी काफी जगह पे आइडेंटिफाई करी गई है कि उनके साथ होके ही ये फ्रॉड को अंजाम तक पहुंचाया गया है। तो बैंकिंग स्टाफ मिली भगत ना हो तो ये काम करना शायद हो सकता है डिफिकल्ट हो। बिल्कुल पूरा खामियाजा ये है जो बैंकिंग स्टाफ की वजह से ही है। सर, साइबर ठग जो होते हैं, वो जो म्यूल अकाउंट जो होते हैं, वो किस तरह के लोगों को सबसे आसान शिकार एक तरह से हम मानते हैं और क्यों? प्लस सर, क्या लालच देकर, किस तरह के लालच देकर उनको एक तरह से इंटाइज किया जाता है कि आप अपने जो अकाउंट्स हैं वो हमको दे दीजिए और हम आपको उसके बदले परसेंटेज देंगे, या फिर आपका मोस्टली उसमें ये भी होता है कि कुछ जानकार भी होते हैं उसमें, जानकारी मतलब जो जानकार लोग होते हैं वो भी खुद कहते हैं कि आप अपना अकाउंट दीजिए, प्लस साइबर फ्रॉड तो होते ही है उसमें। देखिए अभिषेक जी, डिजिटल इलिटरेसी जो है वो डेफिनेटली एक बहुत अहम रीजन है इस पर्टिकुलर एंटायर गैमेट ऑफ फ्रॉड्स का। बाकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादातर देखे गए हैं। नकली जॉब का झांसा देके स्टूडेंट्स को इसमें ट्रैप में किया जा सकता है। डेली वेजर्स जो इलिटरेट हैं उनके अकाउंट्स को मिसयूज किया जाता है। जो स्मॉल टाउन के लोग हैं, रूरल लोग हैं, और जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं, ऐसे वैसे ये सारे लोग इस चीज के शिकार बनते हैं क्योंकि उनकी डिजिटल लिटरेसी कम है। और जैसे अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो इजी जॉब का ल्योर देके उनको फंसाया जाता है। फिर उसके बाद टेलीग्राम और फेसबुक के कुछ चैनल्स हैं जिनको मिसयूज करके इनको भी टारगेट किया जाता है। सो ओवरऑल लार्जली जो लोग डिजिटली इलिटरेट हैं वो ज्यादा टारगेट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स या फिर डेली वेजर्स स्पेशली। सर, मोस्टली वैसे निर्दोषी लोग होते हैं जिनको बाद में पता चलता है कि उनके साथ ही धोखा हो गया है। सर, जब अनजाने में म्यूल बनाने वाला व्यक्ति भी कानून की नज़र में दोषी अगर है तो फिर क्यों उसको, जब जानते हैं कि इसने अनजाने में किया है, तो उसको क्यों दोषी मान लिया जाता है? और क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पर 0% रहता है मोस्टली केसेस में।
देखिए, एक तो ये एक्ट ही ऐसा है कि अगर आप पीएमएलए 2002 का के अंडर अगर आप पढ़े तो खाते से अगर इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो क्योंकि वो अकाउंट आपके नाम पे है तो आप उसमें कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं, क्योंकि आप इस चीज को इनोसेंस नहीं प्लीड कर सकते कि आपको लैक ऑफ नॉलेज था, ये ट्रांजैक्शन आपकी नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम ने जो ये टारगेट किया तो उसके हिसाब से अकाउंट होल्डर इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी सी जरूर क्रिएट करी गई हैं जो कि एक सेफ्टी नेट है अकाउंट होल्डर्स के लिए, कि अगर किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को अगर वो उनके अकाउंट में आइडेंटिफाई करते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है, तो उसका रिपोर्टिंग तुरंत होना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर वो रिपोर्टिंग प्रॉपर कर देते हैं, जो कि एक चैनल स्पेसिफिक रिपोर्टिंग बनाई गई है आरबीआई की तरफ से और बैंक की तरफ से, तो फिर काफी हद तक जो अकाउंट होल्डर है उसको सेव किया जा सकता है और उसको इस सिचुएशन से निजात दिलाई जा सकती है। लेकिन अगर आप उस चीज को सिर्फ इनोसेंस प्लीड करके ये कहें कि नहीं ये मेरे अकाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये फलाने ने करी थी या उसने करी थी, तो उससे आपको उस चीज से कोई निजात नहीं मिलती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तय करी जाती है, आपको उसकी पेनल्टी या आपको उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भागीदार बनाया जा सकता है। सर, ऐसे केस में अगर किसी इंसान का म्यूल अकाउंट पाया जाता है, उसको लेके कोई चार्जेस उसके ऊपर लगाए जा रहे होते हैं, सर ऐसे में उसके पास क्या ऐसा प्रोसेस है जिससे कि वो कंप्लेन कर सकते हैं, उसे निजात पा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक जी ये है कि अगर किसी भी अकाउंट होल्डर को ये पता लगता है कि उसके अकाउंट में कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है, उसको विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट करना पड़ता है एट टू प्लेसेस। वन इज टू द बैंक, सेकंड इज लोकल पुलिस स्टेशन में या साइबर पुलिस स्टेशन में उस चीज की रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक नंबर भी दिया गया 1930। उस नंबर पे वो कॉल करके उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये रिपोर्टिंग तुरंत करने का फायदा ये भी है कि आपका जो पैसा आपके अकाउंट से या डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ है या फ्रॉडुलेंटली आपके अकाउंट से निकाल लिया गया है, तो वो रेसिपिएंट बैंक में वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसके बाद जब तक आपकी जो कार्रवाई चलती है या आपको डिसीजन आता है केस का, तो उसके बाद वो पैसा आपको वापस भी कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। सो प्रैक्टिकली ये प्रोसेस डिफाइंड है आरबीआई की तरफ से, और उस प्रोसेस के हिसाब से अकाउंट होल्डर को सबसे पहले ये 2 कॉल जरूर करनी है, एक बैंक में और एक लोकल पुलिस स्टेशन। बैंक में और लोकल पुलिस स्टेशन में यहाँ पर आपको तुरंत यानी कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जानकारी देनी बेहद ज़रूरी है, ताकि इनकेस जैसे फ्रॉड हो रहा हो तो 24 घंटे के अंदर एक विंडो मिल जाती है यहाँ पर बैंक और पुलिस को, जिससे कि आपके जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं वो रोके जा सकते हैं और आपको फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने से यहाँ पर रोका जा सकता है, आपको बचाया जा सकता है। चलिए, इस बीच कई सारे यहाँ पर दर्शक हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन भेजने, चलिए एक एक करके उनके सवाल हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल, कौन कौन से दर्शक कहाँ से जुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले है सहारनपुर से रोहित राठी। सर ये कह रहे हैं कि क्या बैंकिंग स्टाफ की मदद के बिना म्यूल अकाउंट चल सकता है? हालांकि थोड़ा हिंट सर आपने अभी दिया था, लेकिन सवाल भी आया है तो इसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी और कर दे। देखिए, बहुत टफ है बैंकिंग स्टाफ का कि मिली भगत के बिना म्यूल अकाउंट को चलाना और ऑपरेट करना बहुत टफ है। जहां तक मेरी जानकारी है और जो मैंने पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है कि सीबीआई ने करीबन 750 ब्रांच स्टाफ के अगेंस्ट एक एफआईआर भी आई है, जो कि करीबन 8.5-9 लाख म्यूल अकाउंट्स चलाने में भागीदार पाए गए हैं। तो क्योंकि आप ये देखिए ना कि बैंकिंग स्टाफ जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं उसमें केवाईसी का कॉम्प्रोमाइज करके या केवाईसी बाईपास करके उन अकाउंट्स को एक्टिवेट कर सकता है। कोई बाहर वाला व्यक्ति आपकी केवाईसी को बाईपास नहीं कर पाएगा, सिस्टम की जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही ये चीज कर पाएगा। उसके बाद मैंने ये भी पढ़ा है कि करीबन बेंगलुरु में करीबन 4,500 अकाउंट म्यूल स्टाफ के साथ चलते पाए गए हैं और उसमें करीबन 240 करोड़ का फ्रॉड भी देखा गया है। ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि बैंकिंग स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है। उनकी मिली भगत के साथ ही ये आई थिंक किया जाता है। सर केवाईसी का भी आपने जिक्र किया था, वो केवाईसी और मॉनिटरिंग तो सर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको सर बाईपास करना क्या वाकई में इतना आसान है? और इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, उसको कैसे ये लोग कर लेते हैं? अगर आसान भाषा में इसको भी समझे तो। देखिए अभिषेक जी, ये कहावत गलत नहीं है कि रूल मेकर्स आर रूल ब्रेकर्स।
सो जो बैंक के अंदर बैठे हैं, जो स्टाफ मेंबर्स जो सिस्टम की अधिकतर जानकारी रखते हैं, तो उनको उनको उसको बाईपास करने का भी प्रोसेस डेफिनेटली पता है और वो करते आए होंगे आज की डेट में। सो करंट स्टेज में अगर हम देखें तो जैसे मेरा भी एक बार बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो गया था बिकॉज केवाईसी मैंने सबमिट नहीं करी थी। तो मैंने भी अपने बैंकर को फोन किया। एक नेशनलाइज्ड बैंक था और एक प्राइवेट बैंक था। नेशनलाइज्ड बैंक में मैंने व्हाट्सएप पे अपने आधार और उसकी फोटोग्राफ भेज के अकाउंट को एक्टिवेट करवाने की रिक्वेस्ट करी। शायद मैं लकी था कि बैंकर ने मेरे को उसी टाइम पे रोक दिया कि आप फिजिकली बैंक में आएंगे और इसको फिजिकल सबमिट करेंगे, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आज से पहले तक ये होता आया था कि आपका व्हाट्सएप के ऊपर या आपकी स्कैन्ड इमेजेस के ऊपर आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता था। तो जहां पे अकाउंट इनएक्टिव है बहुत लंबे अरसे से, वहां पे आप केवाईसी स्कैन्ड इमेजेस पे भी लेके आप एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये इक्विवेलेंट टू केवाईसी बाईपास है। और उसके अलावा आई एम श्योर लूप होल्स निकालने के लिए बैंकिंग स्टाफ ने बहुत कुछ किया हो सकता है। मतलब घर के अंदर ही यहाँ पर घर का भेदी लंका ढाए तो क्या किया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सर अल्टीमेटली देखा जाए तो बैंक को यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर एक स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है और बड़ी एक लेयर और लाने की ज़रूरत है ताकि इन तरह के जो अंजाम दिए जा रहे हैं यहाँ पर म्यूल अकाउंट्स को लेकर वो रोके जा सकें। क्यों नहीं सर? You're right, absolutely, सबसे पहले तो अवेयरनेस, जो कि आई एम श्योर आरबीआई अपने लेवल के ऊपर एक एफर्ट जरूर डाल रहा है ताकि कम से कम किया जा सके इन फ्रॉड्स को और ये अकाउंट्स को कंसिडर किया जा सके। मैंने ये भी सुना है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं इस म्यूल अकाउंट को लेके फॉर बैंकिंग स्टाफ स्पेशली, ये बहुत नेक्स्ट लेवल की हैं। मैंने कुछ बैंक्स में ये भी देखा है कि पुलिस स्टेशन से या साइबर क्राइम सेल से बहुत सारे पुलिस स्टाफ ने कुछ काफी बैंकिंग स्टाफ को जेल में भी बंद किया है टिल द टाइम इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। सो ऐसा नहीं है कि चाहे उनकी मिलीभगत ना हो, लेकिन किसी जैसे सेल्स स्टाफ ने अकाउंट ओपन करे, चाहे उन्होंने सिस्टम में कुछ बाईपास करने में हेल्प ना भी करी हो, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो ड्यू डिलिजेंस उन्होंने प्रॉपरली नहीं करी या फिर किसी के बहकावे में आके कोई अकाउंट खोला और वो म्यूल अकाउंट की कैटेगरी में क्वालिफाई कर गया, तो उस बैंकिंग स्टाफ को बहुत टफ टाइम देखना पड़ा है ताकि वो जब तक वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो बैंकिंग स्टाफ जेल में बंद रहे हैं और उसके बाद उनका जब डिसीजन आया तो उनको रिलीज मिला। सो ये एक बहुत कम्बरसम और कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना अवेयरनेस के बेसिस पे और कैंपेन्स के बेसिस पे, डिजिटल कैंपेन्स के बेसिस पे बहुत बहुत जरूरी है। और प्लस ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग फॉर स्टाफ एज वेल एज इंडिविजुअल्स। सरकार और बैंकों की यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कि सर ने बोला कि अंदर ही खाने में यहाँ पर कई सारी दिक्कतें हैं। और इसी वजह से अगर आप डेटा भी देखेंगे तो साल 2024 में जो 80,000 के आसपास म्यूल अकाउंट्स थे वो 2025 के जून में बढ़कर करीब 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर पहुँच गए हैं। चलिए, इस बीच यहाँ पर एक और दर्शक है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अमरीश कुमार है सर, ये पटना से ही कह रहे हैं कि अगर बैंक खाता इनका या किसी का भी म्यूल हो जाए तो सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए यहाँ पर? देखिए 1930 एक साइबर क्राइम का नंबर है जो गवर्नमेंट का टोल फ्री नंबर है। आप उस पर कॉल करें और ये रिपोर्ट करें तुरंत, जितना जल्दी हो सकता है आप करें। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो cybercrime.gov.in ये एक अनदर नंबर है, ईमेल वेबसाइट है जहां पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। प्लस आप अपने बैंक मैनेजर को या अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को तुरंत कॉल करें और ये चीज को रिपोर्ट करें। अगर ये 24 घंटे में आप रिपोर्ट कर देते हैं तो आरबीआई आपकी जीरो लाइबिलिटी बना सकता है और आपको इस सिचुएशन से निजात दिला सकता है। अगर आप इसको रिपोर्ट करने में डिले करते हैं तो आप इनोसेंस नहीं प्लीड कर सकते, ये सारी की सारी जिम्मेवारी आपके कंधों में आ जाती है। ऐसे मामले आए तो लापरवाही ना करें यहाँ पर और तुरंत एक्शन लें। कुल मिला के यहाँ पर बात निकल कर आती है ये। सर, राजेश वागड़े हैं पुणे से, ये कह रहे हैं कि ओटीपी शेयर करने पर पूरी जिम्मेदारी क्या ग्राहक की ही होती है यहाँ पर? 100% अभिषेक जी, अगर आपने ओटीपी दिया तो आपने ये लॉजिकल ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट करी है और आपकी कंप्लीट जिम्मेवारी आपके ऊपर है।
लिहाजा इसमें भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि फ्रॉडुलेंटली किसी ने आपसे ओटीपी आपको बहकावे में या झांसे में लेके आपसे ये ओटीपी लिया, तो ये भी अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी कम हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सेम प्रोसेस जो मैंने पहले बताया, आप cybercrime.gov.in पे लॉग इन करके अपना रिपोर्ट कर सकते हैं, 1930 पे कॉल कर सकते हैं अपने बैंक मैनेजर को। ये दो चीजें जरूर करनी है और उसके बाद आप अपने आप को इस सिचुएशन से निजात पा सकते हैं। सर, क्या बैंक भी यहाँ पर समय रहते जानकारी देने में यहाँ पर चूक रहे हैं ग्राहकों को कि आपके अकाउंट जो है वो म्यूल हो गए हैं? ये भी कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं या फिर ऐसे कोई केस सामने आ रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हद तक लीकेज या फिर मैं बोलूंगा इग्नोरेंस डेफिनेटली है बैंकिंग लेवल के ऊपर। अब उनके लिए भी इस चीज को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज करोड्स एंड करोड्स ऑफ अकाउंट्स बैंक्स में ओपन हुए हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खोलने की भी ऑप्शन देते हैं, वहां पे केवाईसी के ऊपर बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज भी होता है। तो उनके हद तक ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ये चीज कर रहे हैं, लेकिन ये चीजों को आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर एक्शन एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आई एम श्योर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके आरबीआई और बैंक्स कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं, जो कि मैं पढ़ रहा था, जो म्यूल हंटर करके एक ऐप भी लॉन्च हो रहा है आरबीआई की तरफ से। तो आई एम श्योर ग्रेजुअली इसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखी जाएगी, लेकिन सो फार ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और ये बहुत एक्सट्रीमली सीरियस पॉइंट है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है और तभी यहाँ पर म्यूल अकाउंट की जो बढ़ती हुई संख्या है उस पर लगाम लगाई जा सकती है, उनको यहाँ पर एक तरह से अवॉइड किया जा सकता है, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। चलिए, इस बीच चलते हैं हमारे सहयोगी दिव्या चतुर्वेदी के पास, जो बताएंगी कि म्यूल अकाउंट से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं उनके पास। वो बताएंगे कि देश में सबसे बड़े हॉटस्पॉट जो हैं म्यूल अकाउंट्स के, वो कौन कौन से हैं। ओवर टू यू दिव्या। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। और जैसा कि आप लोगों की चर्चा चल भी रही है, आपको बता दें कि देश में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी इसको लेकर चल रही है। सरकार परेशान है, आरबीआई परेशान है, जो साल दर साल म्यूल खातों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, उसको लेकर काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर हम बात करें 30 जून 2025 तक के डेटा की, तो गृह मंत्रालय ने संसद में जो डेटा दिया था उसके मुताबिक जो है 1,47,000 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स इस वक्त ऑपरेट किए जा रहे हैं। संसद में डेटा पेश किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा, जो कि ये जो आंकड़ा है ये उससे पिछले साल यानी कि 2024 में मात्र 80,000 के आसपास, हालांकि वो भी ज्यादा है, लेकिन ये देखिए एक साल में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली। और आपको बता दें दिल्ली और बेंगलुरु इसके हॉट स्पॉट है, यहाँ से सबसे ज्यादा म्यूल खाते जो है ऑपरेट किए जाते हैं। आपको एक एक करके बताते हैं कौन से भारत के शहरों में सबसे ज्यादा म्यूल अकाउंट ऑपरेट किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले नाम है नवी मुंबई का। नवी मुंबई की बातें करें तो 29,391 के आसपास जो है म्यूल खाते यहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं। उसके बाद नाम आता है मुंबई का, 26,255 के आसपास म्यूल खाते यहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं। साथ ही अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से 19,296 जो म्यूल खाते हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम भी आता है, हालांकि हरियाणा का हिस्सा है। 13,513 अकाउंट जो है यहाँ से भी ऑपरेट किए जाते हैं। उसके बाद अगर बेंगलुरु की बात करें, 12,439 म्यूल खाते जो हैं यहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। अगर आगे ही बढ़े हम इस लिस्ट में, तो कोलकाता आता है, 8,527 के करीबन म्यूल खाते यहाँ से ऑपरेटिव हैं। जयपुर की अगर बात करें, 3,869 म्यूल खाते यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। पुणे की बात करें, मुंबई के पास ही पुणे है, पुणे की अगर बात करें 3,264 म्यूल खाते यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। हैदराबाद की अगर बात करें, 2,959 खाते यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। उसके अलावा अगर लखनऊ की बात करें, आखिर में म्यूल खातों की क्या संख्या यहाँ पर है, तो 2,732 के करीबन म्यूल खाते यहाँ से भी ऑपरेट हो रहे हैं। और ये जो डेटा है ये 30 जून 2025 तक का है। अब आने वाले साल 2026 में इन खातों में क्या बढ़ोतरी होती है या फिर क्या कुछ एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाता है, ये अभी देखना बाकी है। थैंक यू दिव्या, इन तमाम जानकारी के लिए। आपने बेहद अच्छे तरीके से बताया कि कौन कौन से शहर जो हैं जहां पर सबसे ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स पाए गए हैं और जो सबसे कम, यहाँ पर कौन से ऐसे शहर हैं जहां सबसे कम है। हालांकि टियर 1 लें चाहे टियर 2 लें, लगातार वहाँ पर इजाफा हो रहा है। सर, टियर 1 में तो खैर यहाँ पर मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर यहाँ पर सबसे ऊपर हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं। और धीमे धीमे ये जो दायरा है, जो वायरस है, यहाँ पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी फैलता जा रहा है। सर, क्या लग रहा है कि यहाँ की फंक्शनैलिटी को लेते हुए म्यूल अकाउंट जो फ्रॉडस्टर्स कर रहे हैं वो धीमे धीमे अपना दायरा यहाँ पर बढ़ाते ही जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर इसको? डेफिनेटली सारे टियर 1 मेन सिटीज का डेटा था। 1.5 लाख अकाउंट आपने कैटेगरिकली दिखाए,
मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। यहाँ पे तो डिजिटल अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है, लिटरेसी रेट, डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा है स्टिल, इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं। और अगर हम टीयर 2 या 3 की बात करें, आई एम श्योर वहां पे रिपोर्टिंग्स नहीं हो रही हैं, या फिर कुछ लोग अभी भी झांसे में फंसे हुए हैं। इसकी वजह से ये चीज बाहर निकल के नहीं आ रही है कि टीयर 2 और 3 सिटीज में कितने ज्यादा अकाउंट्स हैं। मेरे को लगता है कि क्योंकि अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी वहां बहुत कम होती है, तो नंबर बड़ा आएगा वहां पे। सो ये एक बहुत खौफनाक सिचुएशन है जिसको मैं देख रहा हूं। और कंसिडरिंग कि ये नंबर बढ़ रहा है और अपने एरिया ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा रहा है, तो God is going to save us from this situation till the time RBI या फिर अवेयरनेस आगे बढ़े। सब म्यूल अकाउंट्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी सी अवेयरनेस की भी बात करेंगे, वो कैसे बच सकते हैं उससे भी बात करेंगे। लेकिन सर पहले ये बता दीजिए, इन केस अगर म्यूल अकाउंट किसी का पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, जिससे कि एक थोड़ा सा पहले उनको थोड़ा समझा दे कि मतलब क्या कार्रवाई हो सकती है, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे बचाव किया जा सकता है इसमें। देखिए अभिषेक जी, आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन कि मैं कानूनी कार्रवाई क्या बताऊं, लेकिन हाँ, जिम्मेवारी डेफिनेटली अकाउंट होल्डर की 100% रहेगी किसी भी म्यूल अकाउंट में, अगर उसकी रिपोर्टिंग समय रहते नहीं करी जाती। सो आपके लिए सबसे पहला फर्ज है कि अगर आपको लगता है कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुई है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है, या फिर किसी ने आपको बहकावे में आपका अकाउंट यूज करने के लिए आपसे ले लिया है और आपने बहकावे में आके अपना अकाउंट दे भी दिया है, तो आप तुरंत उसकी रिपोर्टिंग करिए। आपके हाथ में सिर्फ इनपुट है, आप उसकी रिपोर्टिंग करके इस सिचुएशन से निजात पा सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर चुप बैठे रहेंगे तो यू कैन नॉट प्लीड इनोसेंस। इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है, आपको उस चीज का सारा पेनल्टी या मे बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर करी जा सकती हैं। सो इस चीज के लिए अवेयर रहें, अपने बैंकर को सरकार को, पुलिस को इस चीज के बारे में अवेयर करवाएं और उनको रिपोर्ट करके आप चैन की नींद सो सकते हैं। एक्ट टाइमली यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनसे आपको बचना है तो आपको तुरंत यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये राय निकल कर यहाँ पर आती है। इस बीच कई सारे और कॉलर्स के यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, लेकिन आपको भी हम लोग बता दें कि अगर आप अपने सवाल हम लोग को यहाँ पर भेजना चाहते हैं सेविंग से जुड़े, पासबुक सेविंग शो में अपनी सेविंग से जुड़े कोई सवाल अगर आपके पास हैं तो आप सिंपली हम लोग को यहाँ पर अपने सवाल भेज सकते हैं। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9354027995 पर जाकर आपको बचत हो गया, निवेश हो गया और लोन से जुड़े जो भी सवाल हैं वो आप हमको यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके शो में कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं और सोशल हैंडल एक्स पे भी यहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इस बीच अलीगढ़ से एक हमारे दर्शक हैं अमित चौधरी। सर ये कह रहे हैं कि इनएक्टिव अकाउंट साइबर ठगों का आसान निशाना क्यों बन जाते हैं, क्या कहना है सर इस पर? देखिए अमित जी, कोई भी अकाउंट जो इनएक्टिव है वो डेफिनेटली एक इजी टारगेट है, क्योंकि उसमें रीएक्टिवेशन इजी है अगर बैंकर के साथ आपकी मिलीभगत है। होल्डर, क्योंकि वो अकाउंट इनएक्टिव है बहुत टाइम से, तो होल्डर इज अनअवेयर, मे बी उसको नहीं पता। आप देखेंगे बहुत रेगुलरली अगर आपका किसी अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है या फिर वो अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, रेगुलरली आपको एसएमएस पे इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव है, हम उसके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ताकि अकाउंट होल्डर को पता लगे। लेकिन अगर कोई अकाउंट बहुत लंबे समय से इनएक्टिव है, हो सकता है उसका मोबाइल नंबर उसके साथ कनेक्टेड जो था वो अब इन वर्किंग नहीं है, हेंसफोर्थ वो एसएमएस का भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा उस अकाउंट होल्डर के पास। हो सकता है ईमेल आईडी भी आउट ऑफ ऑर्डर है या वर्किंग नहीं है। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, इसकी वजह से वो इजी टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि अकाउंट होल्डर को किसी भी सूरत में पता ही नहीं लगेगा। सो हेंसफोर्थ वो उसको म्यूल की तरह बैंकर के साथ मिल के उसको म्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इजी टारगेट्स। ठीक है। एक दूसरे कॉलर ने सर ये पूछ रहे हैं कि बैंक खातों में ठगी हो जाए तो पैसे वापस मिलने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। हालांकि इसको थोड़ा सा आपने हिंट किया है, लेकिन कॉलर के सवाल है सर एक बार थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए सबसे पहले तो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो अगर आप इसकी रिपोर्टिंग विद इन 24 आवर्स कर देते हैं तो आपको एक टेम्परेरी क्रेडिट इमीडिएटली बैंकर दे देता है और उस इन्वेस्टिगेशन को ऑन कर दिया जाता है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम वाली जो टीम है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं
आप वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने केस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद विद इन 3 months, 1 to 3 months, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स सारी आउटकम उसका आ जाता है तो आपको 3 महीने में 100% क्रेडिट दे दिया जाता है। जो इन दी इंटरम भी आपको कुछ क्रेडिट मिल सकता है, जो कि जितनी अमाउंट आपके खाते से जो डेबिट हुई है और दूसरे अकाउंट में वो बैलेंस पड़ी है। सो लेट्स सपोज 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हुआ और दूसरे जिस क्रेडिट अकाउंट में 50,000 रुपए ही पड़े हैं, तो वो हो सकता है कि विद इन 1 to 3 months के बीच बीच में आपको वो क्रेडिट दे दिया जाए, बैलेंस क्रेडिट आने वाले समय में दे दिया जाता है। जो टेम्परेरी क्रेडिट इमीडिएटली आपको दिया जाता है वो नॉन विड्रॉएबल क्रेडिट होता है, आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट करता है लेकिन वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो टोटल मोटा मोटा प्रोसेस इज अराउंड 3 months, लेकिन रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और आजकल मैंने देखा है कि जो साइबर क्राइम की जो टीम है वो बड़ी एक्टिवली अकाउंट होल्डर्स के साथ एंगेज करती है और उनको रेगुलर अपडेट्स भी देती है। तो टाइमली एक्ट करेंगे तो फिर टाइमली आपका जो पैसा है वो यहाँ पर वापस आ सकता है। 3 महीने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसके अकॉर्डिंगली आपका पैसा वापस आ सकता है, लेकिन आपको टाइमली ऐड करना है। सारी फॉर्मेलिटी जो होंगी वो यहाँ पर आपको पूरी करने की बेहद ज़रूरत है। सर इरफान अहमद हैं हैदराबाद से। सर ये कह रहे हैं कि अगर बैंक खाते से जुड़ा फ्रॉड हो जाए तो पुलिस और बैंक पहले किसके पास जाया जाए? आपने ये तो सर बताया था कि दोनों को इन्फॉर्म करना है, लेकिन पहले किसको इन्फॉर्म किया जाए यहाँ पर, ये सवाल है इनका। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है इरफान जी, आप दोनों को कॉल करें इमीडिएटली। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। आप अगर फोन नहीं है आपके पास अवेलेबल तो लोकल पुलिस स्टेशन में जाके भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके बैंकर को तो डेफिनेटली वो भी इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है, लेकिन आपको दोनों को इन्फॉर्म करना चाहिए इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके। तो ये राय निकल कर आती है इरफान अहमद जी के सवाल पर। चलिए सर, अब ये सर मैं ये भी थोड़ा सा दर्शक भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर आम आदमी के लिए म्यूल अकाउंट से बचने के सबसे अहम जो नियम हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, और रेड फ्लैग्स भी सर यहाँ पर एक तरह से आप इसमें इंडिकेटिवली बता सकते हैं कि रेड फ्लैग्स कौन से हैं जिससे वो बच सकते हैं यहाँ पर। देखिए, म्यूल अकाउंट्स हो गया या यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स जो हमने देखे हैं, जहाँ पे आपको डिजिटली इन्वॉल्व करके आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, तो बहुत सारे केसेस में जो ये OLX रिलेटेड कंपनीज हैं, जो OLX ऐप है उसके ऊपर बहुत सारे ये फ्रॉड्स देखे गए हैं और आपको झांसे में लाके आपके OTP आपसे शेयर करा दिया जाता है। तो अवॉइड करें ऐसी इजी ट्रैप्स को, जहां पे आप अपने स्मॉल बेनिफिट के लिए आप अपने आप को ज्यादा लॉस के लिए एक्सपोज करते हैं। जैसे OLX टाइप एप्स को मत डाउनलोड करिए, कोई भी अनवांटेड वेबसाइट के ऊपर मत जाके अपनी डिटेल्स डालिए। आप अपना जो यूपीआई खाता है उसको आप कंप्लीटली सेपरेट रखें और उसके लिए एक एक्सक्लूसिव ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अगर आप ले सकते हैं तो उस पे वो रजिस्टर करिए। अपना यूजुअल मोबाइल नंबर उसके ऊपर अपना मेन यूपीआई खाता मत एनरोल करिए, ताकि आप कुछ हद तक अपने फ्रॉड को बचा पाए। दूसरी बात है, कब जो ये जॉब्स के फ्रॉड्स होते हैं, कभी भी अपने अकाउंट या क्रेडेंशियल्स को जॉब के लिए ना दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ट्रैप है कि आपको इजी जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को अप्रोच किया जाता है और उनसे कुछ पैसे ले लिए जाते हैं और प्लस उसके बाद वो कंपनीज गुम हो जाती हैं। सो अपनी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट को हर महीने चेक करें। आई एम श्योर आप करते होंगे, लेकिन आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको सस्पिशियस लगती है तो तुरंत आप बैंक को कॉल करें। एक और बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि हम यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत एक्टिवली करते हैं, तो हमारी बैंक स्टेटमेंट्स रन्स इनटू नंबर ऑफ पेजेस। सो आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी अच्छे बैंक के वॉलेट को सब्सक्राइब कर लें और हर महीने जितना भी आप खर्च यूपीआई से करते हैं उतना पैसा वॉलेट में क्रेडिट कर दें बाय सिंगल एंट्री, और उसके बाद उस वॉलेट को ट्रैक करें। आपके बैंक अकाउंट एक्सपोजर से बच जाएगा डायरेक्टली टू यूपीआई, और आपका एक लिमिटेड अमाउंट वॉलेट में रहेगा, जो कि इन केस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आ भी जाता है तो आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। उसके बाद इनएक्टिव अकाउंट्स अगर कोई है उसको आप तुरंत जाके या तो एक्टिवेट करवाइए या फिर उसको बंद करवा दीजिए, ताकि ये वाला आपका म्यूल अकाउंट में आपका अकाउंट क्वालिफाई ना करे। सो ये कुछ चीजें हैं। इट इज मोर अबाउट
प्रिवेंशंस देन बीइंग मोर अवेयर, इसके साथ ही आपकी प्रिवेंशन हो जाती है। सर, कई सारे सवालों के जवाब आपने एक ही मतलब इस रिप्लाई में एक तरह से यहाँ पर दे दिए हैं। लेकिन सर, एक सवाल मेरे मन में ये भी था कि मान लीजिए कि बहुत समय से मेरा अकाउंट इनएक्टिव है या फिर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ उसको, और जब बाद में पता चलता है कि चलो ठीक है कि मैं उसको इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर वो रखा हुआ है, बाद में कभी इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 2 साल या 3 साल। तो उस कंडीशन में सर, क्या मैं उस अकाउंट को इनएक्टिव कर दूं, जैसे कि आपने वैसे बताया इसके बारे में, या दूसरा कोई और प्रोसेस हो सकता है जिसको मैं रख भी सकता हूं यहाँ पर इस थॉट के साथ कि 2 साल बाद इस्तेमाल कर लूँगा, 3 साल बाद इस्तेमाल करूँगा? उस केस में कुछ और भी कर सकते हैं इसके साथ? देखिए, आफ्टर इफ माय मेमोरी सर्व्स राइट, 12 महीने कोई ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंट में नहीं होती है तो आपका अकाउंट इनएक्टिव स्टेटस में क्वालिफाई कर जाता है, और 24 मंथ्स तक इनएक्टिव से एक्टिव नहीं कराया जाता तो आपका अकाउंट डोरमेंट में चला जाता है। ये एक बेसिक बैंकिंग रूल है जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है उसकी। सेकेंड इज दैट आपके पास रिपीट केवाईसी करने के लिए आई थिंक 12 या 24 महीने का एक टाइम पीरियड होता है जब आपको बैंकर अप्रोच करता है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है, आप केवाईसी दोबारा से कर लीजिए। जब तक आपके पास ये सारी इंटीमेशंस आ रही हैं, दैट मीन्स आपका खाता आपकी नजर से दूर नहीं हुआ। जिस दिन आपके पास किसी बैंक अकाउंट की आपको इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, या आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, या आपने ईमेल आईडी चेंज कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज के बारे में अवेयरनेस दिखाने की जरूरत है कि आप या तो उस खाते को बंद करवा दीजिए। आप ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर उसके साथ कनेक्टेड नहीं है और आप उस खाते को इनएक्टिव रहने दीजिए, वो तो एक इजी टारगेट है फ्रॉड का। तो आप उस अकाउंट को या तो नॉर्मलाइज करवा लीजिए और उसको रेगुलरली यूज करिए। बहुत ज्यादा खाते की तो जरूरत नहीं होती है अभिषेक जी, हमें 1 या 2 बैंक खाते सफिशिएंट है हमारी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अनलेस यू आर अ बिजनेसमैन के पास भी मल्टीपल खाते नहीं होते हैं, 2 या 3 खातों में वो ऑपरेट करते हैं। सो आई थिंक इट इज गुड टू कीप लिमिटेड नंबर ऑफ अकाउंट्स, plus being more aware and having all your coordinates updated in all bank accounts। जब तक वो सब कुछ है तो there is no problem। जहां पे यहाँ पे लीकेज हुई तो शायद you can be one of the targets। बिल्कुल, अवेयरनेस यहाँ पर ज़रूरी है, और जो चीज़ें यहाँ पर सर ने बोली है उसको भी मद्देनजर यहाँ पर रखना ज़रूरी है। अगर अकाउंट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि उसको इनएक्टिव 1 साल बाद तो हो ही जाएगा, उसके बाद भी अगर इनकेस अगर आपको करवाना है तो फिर आप उसको थोड़ा सा देखिए, वहाँ पर थोड़ा सा समझदारी के साथ उसका इस्तेमाल करिए। सर, सिस्टम लेवल पर यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि कौन से चेंजेस यहाँ पर करने की ज़रूरत है जिससे कि म्यूल अकाउंट्स पर रोकथाम लगाई जा सके? देखिए, मेरे को जहां तक समझ आता है वो ये है कि बैंक्स को डेटा इंटरचेंज करना चाहिए। दे शुड शेयर द डेटा। म्यूल अकाउंट का जो डेटा है उसको पब्लिश कर देना चाहिए। कि ये खाते हैं, ये पैन नंबर है, XYZ व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में भी शेयर कर दें, सारे बैंक्स में शेयर कर दें, तो शायद कुछ लेवल तक हम इस फ्रॉड को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास मैं जिस बैंक में काम करता था उस बैंक में नेम चेक एक बहुत अहम मायने रखता था कि अगर हम किसी भी XYZ प्राइवेट लिमिटेड या XYZ पर्सन को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर पहले हम सिस्टम डेटा सर्च करता था उस पर्टिकुलर नेम के ऊपर। अगर उस नेम के ऊपर कोई एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी जाती थी जो कि रूल बेस्ड नहीं है, आउट ऑफ रूल है, तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती थी और आप उस अप्रूवल के बिना उस खाते में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये चीज इसी वजह से अवेयरनेस आई उस बैंक में, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस में अपना सर्च रन करते थे। यही चीज अगर सारे बैंक्स में एक्टिवेट हो जाए और जो नाम ऑलरेडी म्यूल अकाउंट्स में क्वालिफाई कर रहे हैं उन नामों को ही पब्लिश कर दिया जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे वी कैन इंश्योर दैट ये फ्रॉड कुछ हद तक रुक सकता है या कम हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो रियल म्यूल अकाउंट्स होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि एक इनोसेंट आदमी का म्यूल अकाउंट में क्वालिफाई करा और उसका नाम भी पब्लिश हो गया तो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। सो दूसरा है स्टाफ की ट्रेनिंग। डेफिनेटली RBI को एक प्रॉपर डेडिकेटेड ट्रेनिंग, आई एम श्योर वो कर भी रहे हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग और अवेयरनेस और उसके ऊपर फीडबैक्स जरूर लेने चाहिए। देन टेक्नोलॉजी का सहारा लिए बिना इस चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो जो म्यूल हंटर करके जो AI ऐप मैंने अभी मल्टीपल टाइम्स बोला,
वो एक बहुत ज़रूरी ऐप है। आई एम श्योर, मेरे को उसका ये नहीं पता टाइमलाइंस कब तक वो आएगा या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सो बाकी ये है कि अगर किसी इनोसेंट आदमी का अकाउंट क्वालिफाई करता है, उसका फास्टर सोल्यूशन, ये 3 महीने का टाइम भी थोड़ा सा ट्रोमैटिक हो सकता है फॉर इनोसेंट पीपल, उसका फास्टर रेजोल्यूशन, तो उस चीज से अवेयरनेस बढ़ती है कि आपको इंश्योर करना है कि आपके अकाउंट्स प्रॉपरली ट्रैक में रहें और नॉर्मलाइज रहें। म्यूल हंटर के नाम से मैं कुछ सर वेबसाइट देख सकता हूँ, लेकिन पता नहीं कि कितनी ऑथेंटिक है कि कितनी फेक है। खैर उस पर क्लैरिटी ले लेंगे। लेकिन म्यूल हंटर, जैसे कि सर ने बताया, कि एक वेबसाइट हो सकती है जहाँ से कि आपको पता लगाया जा सकता है जिससे कि आपके अकाउंट जो है वो म्यूल की गतिविधि में ना आ रहे हों, उसमें कोई दिक्कत ना आ रही हो। सर आपने आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी म्यूल अकाउंट्स को लेकर, और मेरे ख्याल से कई लोग इसको बारे में अवेयर होंगे, लेकिन कई लोग नहीं भी जानते होंगे, और फ्रॉडस्टर्स की कैटेगरी में, साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। तो सेविंग्स कर रहे हैं तो फिर उनको इस मामले में जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है। और सर उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आपने टाइम भी दिया उसके भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, Abhishek ji. It is more about being aware about things rather than prevention. So आप जितना अवेयर रहेंगे, डिजिटली लिटरेट रहेंगे, तो आई एम श्योर ये चीज़ों से आप अपने आप को अवॉइड करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो लालच छोटा होता है लेकिन उसका अंजाम बहुत बड़ा होता है। आज सतर्क रहिए, क्योंकि म्यूल अकाउंट में सबसे बड़ा नुकसान अक्सर उसी का होता है जो खुद को निर्दोष समझता है। तो डरिए नहीं, हिम्मत रखिए, जानकारी बढ़ाइए और ऐसे साइबर फ्रॉड्स के प्रति थोड़े से अवेयर रहिए। यही है आज का मूल मंत्र। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।